हेलो। गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सबों का। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबों का स्टडी पूरी मन और लगन से हो रही है। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आप सब जो है क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है उसको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा भी आपने सभी टॉपिक कवर कर लिया है। मैंने आपको सारे टॉपिक पढ़ा दिया है और आई होप कि आपने एक अच्छे से नोट्स बना लिया होगा, आपने अच्छे से फेयर बना लिया होगा। अब प्यारे बच्चों, बारी है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने का। तो मैंने आपको बताया था कि आज शाम 7:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसका बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं है, तो वो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। आप लोग कैसे हैं मुझे बताइए, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सही ढंग से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो आप कमेंट में लिखेंगे एनपीएस, मतलब कि नो प्रॉब्लम सर। और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप सभी कॉपी में 1 से लेकर के 80 या 75 के आसपास लिख करके रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा। मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाया, मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया, मैंने जो आपको क्लास में जो चीजें बताया, उनके आधार पर आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है उसकी भी मूल्यांकन आज होगा। जस्ट लाइक कि एक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग आ चुके हैं। कंचन है, प्रिया है, अरविंद है, नीरज है, सोनू है, सुप्रिया है, सरगीब है, रवि है, रुपेश है, चलिए फनी है, सुमित, आसिफ है, विपिन है, राजेंद्र है, जिद्दी, क्विन सेवन है, सूरज कुमार है। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी जी हैं। तो आप सबों को मैं कृष्णनंदन, आपका अपना परिवार दिशा परिवार में पुनः एक बार स्वागत करता हूं और तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। और जितने भी लोग आ चुके हैं सभी एक बार क्या कीजिए, तो अपने प्यारे से हाथों से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी लोग आ चुके हैं इस क्लास में, एक बार क्लास को क्या कीजिए, दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको कहिए कि आज और क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें गुरु जी 75 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। और इस 75 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाते हो, हमारे गुरु जी चैलेंज देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको टोटल 75 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो 75 में आप लोग पहले प्रिडिक्ट करके मुझे बताओ कितना सही कर लोगे आप लोग, है ना। कितनी की उम्मीद है कि आपका नंबर आ जाएगा 75 में? आपका कितना आ जाएगा? 60 आएगा या 65 आएगा या 70 आएगा या 75 में 75 होगा? 75 में 75 तो लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। लगभग लगभग गुरुजी 60-65 के आसपास में तो आ ही सकता है, और पढ़े भी है, रिवीजन भी किए हैं, तो 60-65 के आसपास में हो ही जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं हाँ गुरुजी 60 आ जाएगा, बहुत अच्छा है ना। 75, अरे भाई भाई क्या बात है, 75 है ना, 72, चलिए 70, चलिए बहुत अच्छा है ना। तो चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है अंतिम में। आप सब है ना, अभी जो आपने बोला है, आपको बोले थे ना एक पेज में आपको लिखना, तो आप लिख लीजिए और फाइनली जाकर के आप देखना कि आपका कितना सही होता है, ठीक है। क्योंकि मैं 10-10 का सेट करूंगा, मतलब 10-10-10-10 और 20 में आपको काउंट भी करवाता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है, ताकि टेस्ट भी एक प्रकार का होगा। क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों क्लास में बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ समझाने वाले, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में टिक नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आंसर को डिस्कशन करेंगे, और वही आंसर सही हुआ, क्या लॉजिक है, आखिर वो आंसर कैसे सही हुआ, उसकी भी चर्चा आपके साथ में करूंगा। तो ये सारा कुछ प्यारे बच्चों आपके साथ करूंगा। बस थोड़ा सा आप लोग को दिल थाम के रहना है, पेशेंस के साथ रहना है, और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल की ओर चलना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप मेरे साथ संपूर्ण तैयारी करते हैं, मेरे साथ साथ आप चाहते हैं कि गुरुजी हमें जो है 12th की पढ़ाई को बेहतर करना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मेरा पढ़ाई बेहतर हो, मेरा रिजल्ट बेहतर हो, तो प्यारे बच्चों पूरा बिहार में मात्र एक ही बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही बेस्ट ऑप्शन है। वो क्या है? दिशा साइंस क्लासेज की जो 12th का मंजिल बैच है, वही एक बेस्ट ऑप्शन है। अब कहिए गुरुजी आप कैसे कह सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन है? क्या लॉजिक है? क्योंकि प्यारे बच्चों
यहाँ पर आपको 4 in 1 मिलता है। 4 in 1 कहने का मतलब क्या है, आपको लाइव क्लासेस मिलता है, आपको रिकॉर्डेड बेस मिलता है, आपको क्रेश कोर्स मिलता है, एग्जाम सारथी रामबाण और अंतिम प्रहार। तो हुआ ना 4 in 1, बताओ हाँ ना गुरुजी, 4 in 1 हो गया है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मंजिल बैच बेस्ट बैच है बिहार बोर्ड के 12th के साइंस के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज नोट्स है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, पैनल पीडीएफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है या बायोलॉजी है, इसके लिए आपको अलग से कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैथ हो या बायोलॉजी हो, दोनों के लिए है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आप मैथ बायोलॉजी दोनों पढ़ सकते हैं। और गुरुजी इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो प्यारे बच्चों छोटा सा गुरु दक्षिणा मेरे को देना पड़ेगा। वो क्या था, 1800 रुपया आपको गुरु दक्षिणा के तौर पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बच्चे बैच में इनरोल हो चुके हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, है ना, वेलकम। और जो बच्चे नहीं इनरोल हुए हैं तो सोचा विचारी इंतजारी छोड़िए और भाई जल्दी से मेरे साथ आइए, क्योंकि है ना अब बाद में कहेंगे कि अब पछताई क्या होगी जब चिड़िया चुग गई खेत। सही समय पर सही कदम उठाना ही क्या होता, होशियारी होता। और सही कदम मतलब सही दिशा, और सही दिशा मतलब कहाँ गुरुजी, दिशा परिवार में। इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों, कुछ क्लास प्रारंभ करते हैं। छोटा सा जानकारी मुझे देना था जो मैंने दे दिया है। अब क्लास को प्रारंभ करते श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, और साथ ही साथ माता सरस्वती का भी आशीर्वाद लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये दोनों का जीवन में होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से मुझे बताइए गुरुजी, हम लोग तैयार हैं, हम लोग मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिल से, है ना, वो मतलब कि बहुत अच्छा कोटेशन है, बहुत अच्छा बातें हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाती है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो हम लोग चलते हैं मंजिल की ओर। बस आप लोग है ना रेडी है? यस सर, रेडी है, रेडी है, रेडी है। चलिए ठीक है, आइए तो बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो डियूसियन है ना, इसका नाम ही है गर्दा उड़ाने वाला स्टूडेंट। डियूसियन मतलब गर्दा उड़ाने वाला स्टूडेंट, है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है एकदम, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव है, सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव है, और कंसेप्ट बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब कि क्या कहते हैं कांस्टेंट बेस्ड है। तो सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव है, जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में पूछा जाता है वो सारा छांट छांट करके ऑब्जेक्टिव अभी से आपको कराता हूं। और ये सेशन प्यारे बच्चों अक्टूबर तक में आपको पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स तो करवा दूंगा। उसके बाद आप रिवीजन करो, फिर देखो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कहां से आएगा गुरुजी? रिजल्ट डेफिनेट तौर पर आना ही आना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न दिया गया है ना, दिया गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। सवाल है कि विद्युत आवेश का गुरुजी एसआई मात्रक क्या है। दिया गया एम्पियर दिया गया है, कूलाम दिया गया है। क्या होगा इसका एसआई मात्रक बताएंगे मुझे? एम्पियर होगा, कूलाम होगा, वोल्ट होगा या ओम होगा। गुरुजी विद्युत आवेश की अगर एसआई मात्रक की बात कर लिया जाए तो एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगर प्यारे बच्चों यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, आप लोग जवाब दो मुझे। मैं अगर आपसे पूछूं कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो गुरुजी सीजीएस मात्रक अगर बात करते हैं तो वो स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। याद है ना सबको? याद होना चाहिए, ध्यान रखना गुरुजी एक एक बात मुझे याद है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया और सबका आंसर सही होना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके, क्लास को एक बार लाइक करिए अपने प्यारे साथों से। क्लास जितने भी लोग आ चुके हैं, क्लास उतना लाइक नहीं, बस एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव मेरे पास दिया गया है, कहते हैं कि आवेश का विमा क्या है। सवाल है कि आवेश का विमा क्या? हमने बताया आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम है, तो विमा क्या है? विमीय सूत्र क्या है? तो गुरु आवेश का जो विमा होता है एटी होता है। क्या होता है? एटी होता है। बताओ, आज हमने आपको आज ही मैंने इस चैप्टर का फॉर्मूला कराया, और हमें पता है कि आप सब फॉर्मूला क्लास को रिवीजन करके आओ और अभी आप गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो। ठीक है, एक इसका अन्य मात्रक गुरुजी कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वो क्या लिखा था? आईटी भी लिखा जाता है। एटी कह देंगे या आईटी कहेंगे, दोनों ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? प्रश्न दिया गया है, कहता है कि कूलाम और स्टेट कूलाम। कूलाम क्या है गुरुजी? एसआई मात्रक है, और स्टेट कूलाम है सीजीएस मात्रक है। ठीक है जी,
के बीच में कौन सा संबंध है? एक कूलाम बराबर कितना होता है? सवाल है, एक कूलाम को अगर स्टेट कूलाम में करेंगे गुरु जी, एक कूलाम बराबर 3 गुना 10 पे पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, या एक कूलाम बराबर 3 गुना 10 पे पावर -9 स्टेट कूलाम होता है। ध्यान देना, शब्दों के हेर फेर से नुक्ता से है ना, कहते हैं ना खुदा से जुदा हो जाता है, वही होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ -9 है। एक कूलाम बराबर 10 पे पावर 9 स्टेट कूलाम है, या एक कूलाम बराबर 3 स्टेट कूलाम है। तो गुरु कूलाम और स्टेट कूलाम के बीच का संबंध है, एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 गुना 10 पे पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। हाँ, अगर एक स्टेट कूलाम पूछ दिया जाए तो एक बट्टे क्या कहेंगे गुरु जी? अगर यही सवाल को उल्टा करके पूछ दिया जाए, एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, इसको आपको ऐसे ध्यान रखना, एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है, ध्यान रखना, एक स्टेट कूलाम बराबर गुरुजी क्या होगा? 1/3 होगा, गुना 10 से पावर क्या -9, क्या होगा? -9 कूलाम होगा। तो ये संबंध भी आपको ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है सी, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि स्थिर, एक स्थिर कूलाम और कूलाम में क्या संबंध है? वही बात है, मतलब कि एक स्टेट कूलाम है और एक स्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होगा? तो हमने अभी आपको क्या बोला कि एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है बच्चों? एक स्टेट कूलाम बराबर, एक स्टेट कूलाम बराबर, स्टेट कहिए, स्थिर कहिए, हिंदी में इसको आप स्थिर भी कह सकते हैं। एक स्थिर कूलाम बराबर कितना गुरुजी? तो एक स्थिर कूलाम बराबर जो होता है वो 1/3 गुना 10 पे पावर -9 कूलाम होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? एक स्थिर कूलाम बराबर क्या लिख सकते हो? एक स्थिर कूलाम बराबर आप इसे लिख सकते हो 3.3 गुना 10 पे पावर -10 कूलाम। तो दोनों में से जो रहेगा आपको प्यारे बच्चों लगाना है, दोनों में से जो रहेगा आपको लगाना है। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए मुझे। तो हम कहेंगे ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न दिया गया 5 नंबर प्रश्न में, कहता है कि एक कूलम आवेश बराबर ESU। एक कूलम आवेश जो है उसको ESU में कन्वर्ट करना, वही स्टेट कूलम में, ESU मतलब स्टेट कूलम में। तो गुरु एक कूलम जो होगा आवेश होगा वो 3 गुना 10 पे पावर 9 ESU होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। सवाल दिया गया है, कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, कोई वस्तु है उसको आवेशित करते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? 2018 में पूछा गया प्रश्न, काफी टफ एग्जाम हुआ था, उस बार पूछा गया प्रश्न है। जब आवेशित किया जाता है इसका द्रव्यमान में क्या प्रभाव होगा? कहता है कि बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो बच्चों शब्दों पे ध्यान देना है। यहां पर क्या कह दिया है कि वस्तु को आवेशित किया गया है, यहां पर यह नहीं कहा गया है कि वस्तु को धनावेशित किया गया है या ऋणावेशित किया गया है। जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब सवाल है गुरुजी, अगर ऋणावेशित कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर ऋणावेशित कर देगा, सुनना मेरे बातों को, अगर किसी वस्तु को क्या कर देगा गुरु? ऋणावेशित करेगा तो क्या होगा ये भी समझ लो। अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित करता है, ऋणावेशित करेगा तो द्रव्यमान क्या होगा गुरुजी? द्रव्यमान जो होगा बढ़ेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर गुरुजी धनावेशित करेगा, ये भी आपको याद रखना, अगर धनावेशित करेगा तो क्या होगा? धनावेशित करेगा तो गुरुजी द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान घटेगा। और हमें यहां पर कह दिया कि आवेशित किया जाता है तो धनावेशित ऋणावेशित दोनों होगा, तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो गुरुजी 6 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 7 नंबर में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा सही है बताइए मुझे, जल्दी से मुझे बताइए। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड, है ना? आप सभी के आंसर सही आ रहा है, सभी के आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, अगर निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है गुरु जी? अच्छा, यहाँ पर चार्ज मैग्नीट्यूड में दिया गया पर, हालांकि इलेक्ट्रॉन क्या है? तो गुरु इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, पता है ना? इलेक्ट्रॉन क्या है गुरु जी? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हम बात करते हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया गया तो हम मैग्नीट्यूड को ही देखेंगे। तो कहाँ होगा गुरु जी? वैसे अगर इलेक्ट्रॉन की अगर चार्ज तो गुरु जी 1.6 गुना 10 पावर कितना? -19 कूलम होना चाहिए।
लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं दिया, मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो हम कह सकते हैं 1.6 गुना 10 पे पावर क्या -19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। 7 का क्या होगा, 7 का डी सही जवाब होगा। ठीक है सी, आ रहे हैं ना सभी लोग लगाते चलिए। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास क्या दिया गया है, कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश निकालने के लिए हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था जो स्पेसिफिक चार्ज निकालना होता है। विशिष्ट आवेश कैसे निकाल सकते हैं गुरुजी, विशिष्ट आवेश निकालने के लिए, विशिष्ट आवेश जब निकालना है मुझे, तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, हम कहेंगे आवेश बट्टे द्रव्यमान। आवेश बट्टे क्या होगा, आवेश बट्टे द्रव्यमान लिख सकते हैं गुरुजी। अब आवेश लिखिए, द्रव्यमान लिखिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। किसका, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखिएगा और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखिएगा। इसका मान लगभग जो आता है वो लगभग कितना आता है गुरुजी, 1.8 गुना 10 से पावर कितना, 11 कूलम प्रति केजी। 11 कूलम प्रति केजी होता है लगभग में। कभी कई बार 1.77 आता है, उसको 1.8 आप लिख सकते हो। तो कहां दिया गया बताओ, 1.8 गुना 10 से पावर 11 कूलम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही जवाब है। अगला 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। 9 नंबर प्रश्न में मुझे क्या कहता है, कहता है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हमें दिया क्या गया है, 8 कूलम ऋण आवेश दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, एन बराबर क्या लगाते हैं, एन बराबर क्यू है ना, क्यू बट्टे ई लगाते हैं। क्यू का मान कितना है गुरुजी, 8 कूलम ऋणावेश का दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं -8 लिखेंगे। उसके बाद कितना गुरुजी, -1.6 -1.6 गुना 10 से पावर कितना, -19 कूलम। इसको सॉल्व करते गुरुजी, यहाँ पर कितना, ये माइनस कैंसिल हो गया, 16 पंच 80, मतलब 5 गुना 10 पे पावर कितना, 19। कितना होगा, 5 गुना 10 पे पावर 19 कहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए भी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही जवाब है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि संबंध Q बराबर n में निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं है। n का मान संभव कब हो सकता है, सवाल है कि n कब संभव हो सकता है, n कब पॉसिबल हो सकता है, जब गुरुजी n पूर्णांक हो। कंसेप्ट को समझिए, हम खाली टिक लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम टिक लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा, n पूर्णांक होना चाहिए। अब इसमें से देखना कि मुझे ऑप्शन में कौन पूर्णांक है, ये भी गुरुजी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये तीनों संभव है। सवाल में क्या पूछा गया है बच्चों, हाँ बताओ, तो सवाल में पूछा गया संभव नहीं है, कौन संभव नहीं है, तो हम कहते हैं 4.2, ये संभव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, टोटल हमने 10 ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया है। तो बताइए आप लोगों का 10 में कितना सही हुआ है, उसे बताइए। 10 में इसे काउंट करते चलिए, क्योंकि इसको 7 बार काउंट करवाएंगे तो आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा होगा, फिर आप काउंट नहीं कर पाओगे, फिर हड़बड़ी हो जाएगा। तो छोटा छोटा ना इसको आप काउंट कर लो, कितना हुआ, 10 में कितना सही उसको लिख लो। 4 5 6 7 8 11 11 कैसे हो सकता है गुरुजी, कैसे हो सकता है, 10 में 10। ठीक है, आप लिख लो 10 में 10। ठीक है, उसके नीचे मतलब चेक टिक लगा लो, उसके बाद फिर आगे चलो। ठीक है, आगे चलो, 11 फिर 10 कराएंगे, फिर 10 कराएंगे, इस तरह आप जोड़ते जाना और फाइनली 75 में कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलो आओ अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मुझसे क्या कहता है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होना है। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, कैसे निकालेंगे, n बराबर क्या होता है गुरुजी, Q बट्टे E होता है। सवाल हमें कितना दिया, हमें 1 कूलम आवेश है, कितना होना चाहिए, आवेश 1 कूलम होना चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉन की मतलब संख्या निकालना है, तो 1.6 गुना 10 से पावर कितना, -19 कूलम। इनको सॉल्व करते हैं गुरुजी, कितना होता है, 6.25, कितना होता है, 6.25 गुना 10 पे पावर 18। हमने आपको कई बार बताया भी, आज भी बताया हमने, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुना 10 पे पावर 18। आज भी मैंने जब फॉर्मूला क्लास कराया था तो वहां पर प्यारे बच्चों मैंने इनकी जानकारी आपको दिया था। तो आप यहां पर देखेंगे 6.25 गुना 10 पे पावर 18, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में किसका संभव नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कौन पॉसिबल नहीं है, इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है, कौन संभव नहीं है।
तो अब कहता है 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉसिबल है। कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए एक ही फंडा है। क्या फंडा है गुरु जी? फंडा ये है कि हमको चेक करना होगा कि इसमें कौन पूर्णांक होगा। अब देखो आराम से चेक कर लो। क्या करो, अब उतना ज्यादा कैलकुलेशन मत करो। अब क्या करो, 3.2 है ना, इसमें क्या करो 1.6 से भागा दे दो, कटेगा गुरु जी, पूर्णांक आया 2। एन का मान कितना यहाँ पर 2 आया है। हम इसको देखते हैं कितना 6.4 है, गुना 1.6 से सब में भागा देंगे गुरु जी, 16 चौके 64, मतलब एन बराबर कितना होगा यहाँ पर 4 आया। ये भी पूर्णांक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हम नंबर डी को चेक करते हैं, कितना 1.6 में क्या करो 1.6 से आप भागा दो, कट के कितना एन का मान 1 आया गुरु, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। अब 2.4 में आप 1.6 से भागा दो, 1 कुछ कुछ आएगा, मतलब कि पूर्णांक में नहीं आएगा। क्या होगा? पूर्णांक में नहीं आएगा। जब पूर्णांक में नहीं आएगा, एन का मान पूर्णांक नहीं होगा, इसका मतलब गुरुजी दशमलव में आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। कहता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, 2010 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम ईएसयू मात्रक है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझो, जो विद्युत आवेश का क्वांटम होता है वो मूल आवेश होता है, और मूल आवेश मतलब उसका मान कितना होता है गुरु? अगर मूल आवेश की बात करते हैं तो हम ई बराबर कहेंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कहेंगे, ठीक है, कूलाम में है। अब कहते हैं क्या इसको हम लोग ईएसयू में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? हमें इसे ईएसयू में कन्वर्ट करना है। तो ईएसयू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 कूलाम मतलब 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम मेरे पास है। इसको गुना कर दो किससे? 3 गुना 10⁻9 से। अब जब से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये तो गुरुजी हमको मिल जाएगा 16×48, मतलब कह सकते हैं कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा। तो हम कहेंगे 1 कूलाम को अगर ईएसयू में कन्वर्ट करते हैं ईएसयू में, तो हम कह सकते हैं 16×48 मतलब 4 दशमलव कुछ कुछ आएगा, 4.8 कह सकते हैं। और 10⁻⁻19 और 9, 10 कितना -10, कितना होगा -10 ईएसयू होगा, ठीक है, ईएसयू में होगा। तो आपको कहीं दिया गया है 4.78 गुना 10⁻10। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है जी, हमने ये इसको कवर कर लिया। तो बहुत लाजवाब प्रश्न है ना। ये सब प्रश्न सभी बच्चों को मैंने पहले भी कई बार करा रखा है, और मुझे विश्वास है कि सभी लोग बनाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है ये सारे प्रश्नों को आप सही करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रण करने वाला नियम को कहा जाता है। स्थिर अवस्था में जब दो आवेश होता है, उन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस बल को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो गुरु कूलाम के नियम के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम। और इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? इसका फॉर्मूला है एफ बराबर क्या है गुरुजी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 होता है, Q2 होता है बट्टे क्या R²। ये क्या है? यही कूलाम का नियम है। किसका नियम है गुरुजी? कूलाम का नियम है। ठीक है, ये कूलाम का नियम है। अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है ना। तो 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है? 15 का ए सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कहता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। बताइए मुझे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है? गुरुजी एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मात्रक कितना होता है? इसका मात्रक होता है गुरुजी, अगर मात्रक की बात करते हैं एक मात्रक, तो गुरुजी इसका क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक मात्रक ये होता है। या इसका गुरुजी एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर। क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर। हमने आपको बोला था, ये भी आपको याद रखना। आ गया ऑब्जेक्टिव में, और इस बार भी पूछा गया प्रश्न है सब्जेक्टिव में, लेकिन पूछा था इसका गुरुजी 8.854 गुना 10⁻12 कितना -12 फैराडे प्रति मीटर का मान भी होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है सी, चलिए 16 हो गया। 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कहते हैं निर्वात में मुक्त आकाश की परावैद्युतांक, हालांकि परावैद्युतांक नहीं होना चाहिए, यहां पर परावैद्युता होना चाहिए। परावैद्युता होता है कितना? 2015-2020 में पूछा गया प्रश्न है। वही एप्सिलॉन नोट का मान पूछा गया, तो कितना होगा गुरुजी? एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? तो 8.854 गुना 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहेंगे। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 का सी सही जवाब होगा। एकदम आप लोग जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहे भाई, क्या बात है, लाजवाब है ना, लाजवाब, जबरदस्त, बहुत अच्छा, वेरी गुड है ना। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे एकदम जहरीला बच्चा बने, है ना, एकदम ऐसा बच्चा बने कि मतलब कोई दूसरा बच्चा है ना तो उसको 3 घंटा तक बैठा के पढ़ाए
वो भी कहेगा भाई क्या बात है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो कहेगा हम मतलब दिशा में पढ़ते हैं। हम ऐसा बच्चा को उम्मीद करते हैं, क्या हम जो उम्मीद कर रहे हैं ये सही उम्मीद कर रहे हैं, क्या मेरे ये उम्मीद पूरा होगा। मैं ये चाहता हूं कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाए, है ना, और वो कहेगा भाई क्या बात है, तुम कहाँ पढ़ते हो, इतने जहरीले बच्चे कहाँ से हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो कहना है कि पावर ऑफ डीओसी दिशा में पढ़ते हैं। हम जो उम्मीद करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे 100%, है ना। यस सर, बहुत अच्छा, इस तरह से मेहनत होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, कहता है किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैधुता, जो परावैधुता होता है वो मुझे आपको बताना। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं या किससे रिप्रेजेंट करते हैं गुरुजी, कैपिटल के से, कैपिटल के कहिए या एप्सिलॉन आर कहिए गुरुजी। क्या होता है, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता बट्टे निर्वात की विद्युतशीलता, और ये क्या है गुरुजी, मात्रकहीन है, बताओ हाँ कि ना, मात्रकहीन है गुरुजी। और मात्रकहीन इसका मतलब ये क्या है गुरुजी, ये विमाहीन है, ये क्या है, विमाहीन है। ये सब बात आपको याद करने के लिए बोले थे, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों की ये सारे बात याद होगा। अब जो कई बार पढ़ा चुके, कई बार रिवीजन करवाते हैं ना, कई बार रिवीजन करवाते हैं, यही तो है दिशा, मतलब सही दिशा। हमने आपको बोला था ना, बस दिल थाम के तैयारी करो ना मेरे साथ, इतना कुछ पढ़ा दूंगा ना कि आप भूल जाओगे कि मतलब हम वाकई में मतलब कहीं पढ़े थे, कि मतलब या कहीं पे हमने पैसा दिया था 1800 रुपये, है ना, ये होता है। इतना पढ़ा दूंगा ना कि आप कहोगे वाह गुरु से उम्मीद नहीं था, अक्सर बोलते बच्चे यही। चलिए अगला कहता है पानी का जो पराविद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है। 2021 और 2022 मतलब 2026 में पूछा गया प्रश्न है, देख लो ना, तो कितना गुरुजी 80 होता है, कितना होता है 80 होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर 81 दे आ रहेगा तो 81 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता एप्सिलॉन आर हवा का, एप्सिलॉन आर कितना होता है गुरुजी, हवा का 1 होता है। क्या होता है, हवा का 1 होता है। तो चलो 20 हो गया। अब बताओ, अब आप जो अगले 10 हैं, अगले 10 में कितने आपका सही हुआ है। पहले 10 में आपने जोड़ के रखा था 1 से 10 में आपका कितना सही हुआ था वो आप लिख लेना यहाँ पर। फिर 20 मतलब 10 से 20 में कितना सही हुआ, 20 से 10 में कितना सही हुआ, तो गुरु सॉरी 10 से 20 में कितना सही हुआ ये आप यहाँ पर लिखो, और सबको लास्ट में जोड़ना, तब पता चलेगा आपका कितना रिजल्ट सही हुआ है, ठीक है। इसमें कितना सही हुआ लिख लो, है ना, इतना लिख लो। मान लो कि 1 से 10 तक में आपका 8 सही हुआ, 8 लिख लो। 10 से 20 तक में आपका मान लो कि मतलब 9 सही हुआ, तो 9 8 कितना, अभी टोटल आपका 17 सही हुआ। मतलब कि हम कह सकते हैं 20 में आपका 17 नंबर आ चुका है। ऐसे टेस्ट है एक प्रकार का, है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि टेस्ट भी आपका लूंगा, है ना। तो मजा आ रहा है ना टेस्ट देने में, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, से गुरु से बिल्कुल मजा आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि कूलाम का नियम का सदिश रूप क्या है। हमने आपको बोला था कूलाम के नियम को आप सदिश रूप में 2 प्रकार से लिख सकते हो। एक तो आप एकांक सदिश के साथ लिख सकते हो, एक आप एकांक सदिश के साथ लिख सकते हो, और एक गुरुजी किसको, मतलब हम कहेंगे कि मतलब कि गुरुजी जो है स्थिति सदिश के साथ लिख सकते हैं। हमने बोला था अगर आपको सिंपल सी बातें, हमने आपको पॉइंट सिखाया था, अगर यहां पर क्या रहे, कैप आर रहे तो समझना कि आर स्क्वायर होगा, इतना ही बोले था आपको याद रखने के लिए। अगर यहां पर क्या रहे, वेक्टर आर रहे तो समझना नीचा में क्या होगा, आर क्यूब होगा। अब देखो जहां पर वेक्टर आर है आर क्यूब मिला लो, आंसर आपका सही होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मॉडुलस ऑफ आर क्यूब इंटू क्या है गुरुजी, वेक्टर आर है। तो यहां पर वेक्टर आर और आर क्यूब है, इसका मतलब यही तो सही होगा, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा गुरु से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं 22 पे, कहता है कूलाम बल क्या है गुरुजी। कूलाम बल केंद्रीय बल भी है और क्या विद्युतीय बल है, इसका मतलब हम कहेंगे ये दोनों है, केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल दोनों है, दोनों है। अगला प्रश्न में चलते हैं, कहता है वायु में 2 धनावेश के बीच पराविद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। पहला क्या था, पहले गुरुजी वायु था, माध्यम क्या था वायु। तो एक मान लो एक आवेश Q1 जो है यहां पर है, और कुछ दूरी पर एक आवेश यहां पर Q2 है, R दूरी पर है। ये अभी कहां पर वायु में है। कहता वायु में जो बल लग रहा है उस बल का मान कितना होगा, और उसी को वायु के बदले क्या किया जाएगा, वहां पर वायु के बदले पराविद्युत पदार्थ डाल दिया जाएगा तो क्या होगा। जब वायु में होगा तब लगने वाला बल क्या होता है गुरु जी, अगर वायु की बात करते हैं तो लगने वाला बल जो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q1 Q2 बट्टे क्या होता है R² होता है। लेकिन पराविद्युत कोई माध्यम हो गया, जब कोई माध्यम आता है तो F का मान कितना होता है गुरु जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन यहाँ पर K होगा, मतलब कि K गुना घट जाएगी, क्या होगी 1/K गुना घट जाती है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान समझना है, जब कोई माध्यम में बल रहे तो F का जो मान है, F जो है वो
क्या गुरुजी, मतलब कि पराविद्युतांक के का क्या व्युत्क्रमानुपाती है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब पराविद्युतांक का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, घटेगा, के का मान बढ़ेगा, क्योंकि पहले वायु था लेकिन अब पराविद्युत माध्यम डाल दिया, इसका मतलब के का मान क्या हो रहा है, के का मान बढ़ेगा, के का मान बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा, तो कहता है क्या है, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, कहते हैं दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। सवाल है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो कहते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। प्रश्न है, प्रश्न दिया गया, कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, शक्ति की भी, दिशा की भी, आवेश की प्रकृति भी, इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते करती, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। हमने आज ही आपको जो पढ़ाया था फॉर्मूला में बताया था ना, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है गुरुजी, एफ बराबर हम लोग क्या कहते हैं, ई बराबर एफ बट्टे क्यू नोट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला था ना, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है वही क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र दिया गया है। यस गुरुजी, ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या होगा, सी सही जवाब होगा। चलिए 27वें कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। क्या वेक्टर ई बराबर एफ बट्टे क्यू होता है, क्या वेक्टर ई बराबर मतलब क्यू इंटू वेक्टर एफ होता है, क्या वेक्टर ई बराबर क्यू बट्टे एफ होता है, क्या वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय वेक्टर एफ होता है। तो गुरु वेक्टर एफ बराबर क्या होता है, सॉरी वेक्टर ई बराबर एफ बट्टे क्यू होता है। बस ये हो गया। ये क्या विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला है। कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। आराम से आप निकालो फॉर्मूला, ये पता है गुरु जी, एफ बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बट्टे क्यू होता है। हम क्यू मतलब एफ का मान निकालेंगे, बल का मान निकालेंगे, क्या क्यू इंटू ई, क्या हो गया क्यू इंटू ई। तो क्यू इंटू ई कहीं नजर आ रहा है, हाँ गुरु जी क्यू इंटू ई हमको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। 28 का ए क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न में चलते करते विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया, 2013 में पूछा गया सवाल है, पूछा जा सकता है। फॉर्मूला क्या पता है गुरुजी, फॉर्मूला पता है वेक्टर ई बराबर, या ई बराबर एफ बट्टे क्यू कहते हैं। यहाँ एफ का मान क्या है, न्यूटन, यहाँ पर क्या है न्यूटन है, और आवेश क्या कुलाम है, तो न्यूटन प्रति कुलाम। आंसर कैसे सही होगा यही डिस्कस करने का मतलब होता है, इससे ज्यादा लंबे समय तक रहता है। तो गुरुजी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी सही जवाब होगा। और बताओ इसका एक अन्य मात्रक और होता है, इसका एक अन्य मात्रक और होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझसे बताओ। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है गुरुजी, एक अन्य मात्रक हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे गुरुजी इसका अन्य मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है ना, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका सही जवाब होगा। ठीक है जी, वोल्ट प्रति मीटर भी होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न में चलते हैं, कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, बताइए कौन सा इसका एसआई मात्रक है। वही सवाल है लेकिन पूछने का तरीका अलग हो गया, सवाल वही है, पूछने का तरीका अलग हो गया। न्यूटन कुलाम होगा, या न्यूटन प्रति कुलाम होगा, या न्यूटन इंटू कुलाम स्क्वायर होगा, या न्यूटन प्रति कुलाम स्क्वायर होगा, क्या होगा गुरुजी। ऑप्शन भी अलग है और पूछने का तरीका भी अलग है, लेकिन सवाल वही है, न्यूटन प्रति कुलाम। इसी को तो ऐसे लिखा जाता है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे गुरुजी, इसको ऐसे लिख देंगे, न्यूटन प्रति कुलाम लिख देंगे, हो गया, चलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हो गया, है ना, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ। चलिए तो आपका 30 हुआ। अब बताइए 20 से 30 में आपका कितना सही हुआ, 20 से 30 में कितना सही हुआ, आप यहां से लिख लो बगल में। 20 से 30 में आपका कितना सही हुआ बताओ। 20 से 30 में आप लोग लिखा करो, मुझे अभी नहीं बताओ, एक ही बार जोड़ के बताना, ठीक है, एक ही बार जोड़ के बताना। 10 से 20 में कितना सही हुआ तो आपने लिख लिया, 20 से 10 1 से 10 में कितना सही हुआ आपने लिखा, और 20 से 30 में कितना सही हुआ ये आप लिख लो, और उसके बाद फाइनल आंसर मुझे बताना, ठीक है, फाइनल आंसर आप मुझे बताना कितना आपका सही हुआ, ठीक है, सब कुछ जोड़ करके, क्योंकि 10-10 इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपको जोड़ना आसान होगा। एक ही बार आप यहां से वहां तक लिखोगे तो फिर वो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि लाइव क्लास है ना, तो फास्ट में थोड़ा चीज चलती रहता है, तो वो जोड़ना आसान, बीच में हो सके तो जोड़ते जाना, ठीक है, टाइम मिले तो। कहता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, सवाल दिया गया है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसका मात्रक की बात करते हैं, गुरुजी मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात करते हैं। तो गुरुजी मात्रक में हमको क्या होता है, न्यूटन प्रति कुलाम हमको मिलता है। न्यूटन क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, mLT पे पावर -2 होता है। mLT पावर क्या होता है,
-2 होता है, mLT पावर -2 होता है। उसके दिए आवेश का मात्रक AT है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, mLT पे पावर -2 है और A पे पावर -1 और T पे पावर -1 हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा गुरुजी, M होगा, L होगा और T पे पावर कितना -3 होगा और A पे पावर -1 होगा। बताए थे आज भी हमने फॉर्मूला क्लास में कराया था। अब देखो mLT पे पावर -3 और A पे पावर -1 का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही जवाब है। बन गया सवाल, आराम से बन जाएगा गुरु जी, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है, कहता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी पर निर्भर करता है। कैसे बनाओगे सवाल को, इस सवाल को कैसे बनाओगे? सवाल बनाने के लिए आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता होना चाहिए। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है गुरु? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के जो कारण है, कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, ई का जो मान होता है हम क्या कहेंगे, ई बराबर गुरु जी 1/4 पाई, क्या कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्यू बट्टे क्या होता है R² होता है। अगर ये फॉर्मूला पता है तभी आप इस सवाल को बना पाओगे। अब क्या करो, इनको कांस्टेंट मान लो। जब कांस्टेंट मानोगे इसको कैसे लिख सकते हो, जब गुरुजी इसको कांस्टेंट मानते हैं तो हम इनको लिख सकते हैं, इनको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ई जो है दूरी के साथ कैसा है गुरुजी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का। देखो 1 क्या R² के व्युत्क्रमानुपाती में, देखो कहां आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर कहां पे, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो हम कहेंगे 32 का 20 सही जवाब होगा। ठीक है 32 का। तो इसलिए हमने आपको फॉर्मूला क्लास क्यों करवाया था, ताकि आपको फॉर्मूला पता रहेगा, फॉर्मूला समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाता है। हो गया, फिजिक्स में फॉर्मूला ही तो है, फिजिक्स में फॉर्मूला ही तो है मेन चीज। सवाल दिया गया है, सवाल क्या दिया गया प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त सवाल दिया था। कुछ ही दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, एक एक पॉइंट को समझना। यहां पर क्या कहा गया सवाल में, सवाल में दिया कुछ ही दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन है, इसको समझना। दो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है या कोई आवेशित करने कह दिया है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक बात किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल, ये भी आपको समझना है। एक एक बात को बच्चे क्या करते हैं समझते नहीं है। यहां पर गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बल की बात किया गया है, ना कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट्स होता है, एक एक चीज बच्चे क्या करते हैं, इस चीजों को बारीकी से नहीं पकड़ते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आंसर को गड़बड़ करते हैं, है ना। तो सवाल में क्या दिया गया, सवाल को अच्छे से बारीकी से आप समझो। कहता है कि कुछ ही दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये आप सबसे पहले समझो, इलेक्ट्रॉन गुरुजी इलेक्ट्रॉन की बात कह दिया है। उसके बाद क्या कहा गया प्यारे बच्चों, उसके बाद कहा गया यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की बात तो कही दिया गया है। कहता है गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बल, मतलब कि गुरुजी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं गुरुत्वीय की अगर बात करते हैं तो मतलब Fg, क्या कहेंगे Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe का अनुपात पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि Fe बट Fg, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बच्चे क्या करते हैं, नहीं समझते सही से कंसेप्ट को नहीं पकड़ते हैं, वो क्या कहते हैं आंसर गड़बड़ कर देते हैं। Fe अपन Fg नहीं कहा गया, यहां पर क्या कहा गया, Fg अपन Fe कहा गया है। इनका जो अनुपात होता है कितना होता है, इनका अनुपात लगभग 10⁻⁻43 होता है। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको कैलकुलेशन कर भी सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कई बार आपको 42 दे, तो हमने यहां पर क्या लिखा, लगभग कितना, लगभग हम लगभग का अप्रोक्सीमेशन का साइन देते हैं, 10⁻43 दिए। अब देखो 42 दिया रहा था तो वो कहते हैं, लेकिन यहां पर 42 नहीं 43 दिया माइनस में, तो हम कह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इसका डी सही जवाब होगा। अच्छा, इस सवाल को अक्सर कई बार इसके आंसर गलत आप कह दोगे। गलत क्यों कहोगे, जब आप क्वेश्चन को बारीकी से नहीं पढ़ोगे तो आप कहोगे आंसर गलत है। मैं बता तो पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, ठीक है बच्चे, गलतियां कहां करते हुए मैं बताता हूं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल प्यारे बच्चों मुझे कहा गया है कि R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलम का आवेश रखा गया है। एक खोखला गोला है, उसके केंद्र पर क्यू कूलम आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए, त्रिज्या को दोगुनी कर देते हैं, अगर गोले की त्रिज्या को क्या करेंगे बताओ मुझे, गोले की त्रिज्या को अगर दोगुनी कर दिया जाए तो मुझे बताओ क्या होगा। सवाल है कि गोले की त्रिज्या को अगर हम लोग क्या करते हैं, हम गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर देते हैं, है ना क्या बोले हम, है ना, छोड़ देते हैं, अपना नादान बच्चा है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या कहते हैं, कहता आर त्रिज्या आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले केंद्र पर क्यू कूलम आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दे तो आवेश का मान आधा कर देते हैं। तो गोले के पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, सवाल पूछा गया फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, समझो मेरी बातों को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गुरुजी क्यू बराबर क्या होता है, सॉरी फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें कहीं त्रिज्या का जिक्र है, इसमें कहीं आर है, नहीं है, तो त्रिज्या पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, त्रिज्या पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल में ये कहता है कि आवेश को क्या कर दिया जाता है, आवेश को आधा कर देते हैं। मतलब गुरुजी Q का जो मान है, जो Q है इसको आधा करते हैं, मतलब Q बटे 2 करते हैं, तब हमें फ्लक्स का मान कितना होता है। गुरुजी आराम से करेंगे, हम आराम से कहेंगे, मतलब फाई ई बराबर क्या कहेंगे, फाई ई बराबर Q का मान आधा हो गया, इसका मतलब Q बट्टे 2 क्या हो गया, हम कहेंगे गुरुजी यहाँ पर Q बट्टे 2 होगा, बट्टे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हम कहेंगे गुरुजी फाई ई बराबर इसको लिखा जा सकता है कैसे, तो गुरुजी Q बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट कहीं आपको नजर आ रहा है, देखिए तो Q बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट कहीं आया। आराम से सवाल बना सकते हो। देखने में लगे गुरुजी एकदम सांप बिच्छू है, लेकिन बहुत आसान है। देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कहां गया Q बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता आवेश का पृष्ठ घनत्व, ध्यान रखना आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा गया है। क्या पूछा गया बाबू, ए बाबू क्या पूछा गया हो, ए सोना सोना क्या पूछा गया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा गया। आवेश का पृष्ठ घनत्व को किससे सूचित करते हैं, सोना आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बट्टे ए होता है, क्या होता है, Q बट्टे ए होता है। ठीक है सोना, एकदम गुरुजी ठीक है। आवेश कुलाम है और इसका क्या मीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्या कहेंगे सोना, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। गुरुजी कहां दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही जवाब है सोना। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि आपको दिया गया है, कहता है पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। टॉर्क तो हमने क्या बोला था, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा रहता है तो F का मान कितना गुरु, F का मान तो 0 होता, कोई बल कार्य नहीं करता है, लेकिन वहां पर बल आघूर्ण कार्य करता है, लेकिन वहां पे बल आघूर्ण कार्य करता है। और बल आघूर्ण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब टाउ बराबर पी साइन थीटा दिया गया, नहीं दिया गया, सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर टाउ इक्वल टू क्या गुरुजी, यहाँ पर पी क्योंकि साइन थीटा है, यहाँ वेक्टर तो होगा, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर क्रॉस देंगे, ई हो गया, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हो गया। कहीं नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर गुरुजी ए में नजर आ रहा है, एकदम सही आंसर है, क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न में चलते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, हमने क्या बोला, आवेश को पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा बराबर Q बट्टे ए, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 38 में कहता है कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश की 20 की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यहां पर आवेश Q का मान कितना दिया गया है, तो गुरु क्वेश्चन में दिया गया है Q जो हमें दिया गया है, Q कितना दिया गया, 2 माइक्रो कूलाम मतलब 2 म्यू सी दिया गया है, 2 म्यू सी। इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे कुलाम में, किसमें, कुलाम में। तो कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए 2 को गुना करिए 10 पावर माइनस 6 से, ये हो गया कुलाम में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है कि सेंटीमीटर, यहां पर दूरी किसमें दिया गया है बाबू, सोना दूरी जो है, दूरी कितना होता है गुरुजी, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दूरी होता है, एक प्रकार के द्विध्रुव आघूर्ण बना रहा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी कितना होता है सोना, तो गुरु 2L बराबर कितना है, तो 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में। गुरु इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, 3 गुना 10 पावर माइनस 2 मीटर लिख देंगे, हो गया। हमने 2 चीज निकाल लिया। अब क्या कहता है, कहता है कि इसका आघूर्ण निकालने के लिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है मेरे सोना, तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। अब P का P लिखो, Q का मान कितना आपको दिया गया है, 2 गुना 10 पावर माइनस 6 दिया है, और 2L मतलब 3 गुना 10 पावर माइनस 2 दिया गया है। तो P बराबर कितना गुरुजी, 6 दूनी 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 गुना 10 पावर कितना माइनस 8, अरे
6 गुना 10 से पावर कितना -8 कुलाम इंटू मीटर। सेंटीमीटर नहीं बोलना, कुलाम मीटर बोलना था, तो मारेंगे घर पे आकर के, घर पे आके मारेंगे अगर सेंटीमीटर बोल दिया तो, पक्का बोल रहे हैं, घर पे आके कूटेंगे, घर पे आके कूटेंगे, बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो 6 गुना 10 से पावर -8 कुलाम मीटर। सेंटीमीटर कोई बोलेगा सही, बहुत पीटेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि हमको विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P तथा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का बल का मान कितना होगा, बल का मान कितना होगा, है ना, सॉरी कोण का मान कितना होगा, सॉरी कोण का मान हमसे पूछा गया है, कोण का मान कितना होगा। कहता है कि स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे, स्थिर साम्यावस्था में, सवाल पे ध्यान देना, सवाल पे ध्यान देना, शब्दों के हेरफेर से क्या होगा, इधर से उधर हो जाएगा। कहते स्थिर साम्यावस्था, स्थिर साम्यावस्था, साम्यावस्था कह दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम कह दिया है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम कह दिया तो समझना थीटा का मान कितना होगा गुरु 0 डिग्री। हाँ, जब यहाँ पे कौन था अस्थिर साम्यावस्था तब 180, तब कितना 180, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा, टॉ इक्वल टू गुरुजी क्या होगा, पीई साइन कितना लिखेंगे, साइन 0 डिग्री, है ना, साइन 0, और साइन 0 का मान कितना 0, मतलब टॉ बराबर 0, मतलब ये स्थिर साम्यावस्था हो गया। तो कब, जब थीटा का मान 0 होगा तब, जब थीटा का मान 0 होगा तब स्थिर साम्यावस्था। हाँ, लेकिन अगर यहां पर ये कह दे अस्थिर साम्यावस्था तो वो अलग बात है। और स्थिर साम्यावस्था कह दे बाबू, ए बाबू, और स्थिर साम्यावस्था कह दे, तब थीटा का मान कितना होगा, तब थीटा का मान 180, कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं गुरु, इसे हम लोग पाई भी लिख सकते, इसे पाई भी लिख सकते हैं। ये सब बारीकी वाला चीज है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न में चलते हैं, कहता है कि 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेमी पर, सेमी होगा यहाँ पर, 5 सेमी क्या कहेंगे, 5 सेमी दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। वही पी पूछा गया, पी का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, पी बराबर क्यू इंटू 12, उसमें लगा दो, डायरेक्टिव फॉर्मूला लगाते हैं, क्यू इंटू क्या होगा 12 होगा। अब देखो क्यू का मान आपके पास कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पर 5 लिखो, उसके 12 का मान कितना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ध्यान रखना, यहाँ पर 12 का मान 5 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, मीटर में। 12 कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया गया, इसको कन्वर्ट करो 2L बराबर 5 गुना 10 पे पावर कितना माइनस कितना -2 आप मीटर लिखो। अब इसमें सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो 5 गुना 10 पे पावर कितना -2 मीटर होगा। इसको सॉल्व करेगा 25 होगा, 25 गुना 10 पे पावर कितना -2, मतलब गुरुजी क्या कूलाम मीटर लिख देंगे, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं बोलना मैं तो फिर पीटेंगे। 10 से पावर -2 कूलाम मीटर कहां दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, कहां दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बहुत आसान है ना, देखो तो अगर आप रेगुलर पढ़ते हो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अच्छा कितना सही हुआ 40 बताओ, 1 से 40 तक में कितना, सॉरी 30 से 40 में कितना सही हुआ, इसको पहले आप लिख लो, 30 से 40 के बीच में कितना सही हुआ, आप जल्दी से काउंट कर लो, 30 से 40 के बीच में कितना सही हुआ है वो आप लिख लो, फिर एक ही बार जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर हो सके तो बीच में आप इसे जोड़ते चलो, क्या करो जोड़ते चलो, 20-20 में जोड़ते चलो, ठीक है, तब एक बार आप फाइनल आंसर बता पाओगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि आप 70 में 75 में कितना सही लाया है। आज जो है ना असली बच्चा का पहचान आज पता चल जाएगा ना, कौन कौन असली बच्चा है आज पता चल जाएगा। बाकी जो है ना फोकासी देने वाला सब को ना, फोकासी देने वाला सब पता चल जाएगा कितना इसमें, कितना बच्चा पढ़ने वाला है, कितना बच्चा फोकासी देने वाला पता चल जाएगा, है ना। फोकासी जो देते हैं उससे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कहता कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति, ध्यान रखना शब्दों पर ध्यान देना, एक एक बातों पे मैं क्यों बार बार कहता हूं शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि शब्द ही फिजिक्स में है। कहता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक क्या होगा, तो गुरु निरक्षीय की बात करते, ई निरक्षीय की बात कर लीजिए, तो हमने बोला था ना जब अक्षीय रहेगा, ये दोनों बता ही देते, चलो लिखा गया तो लिखिए देते हैं। ये अक्षीय की बात करेंगे गुरु जी क्या होगा 1/4 पाई, कल ही हमने पढ़ाया शाम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका 2p बट्टे क्या होता है r³ होता है, और ये क्या होता है गुरु जी समांतर होता है, ये हमने बोला था आपको याद रखने के लिए, देखो अभी काम में आएगा। अगर इन निरक्षीय की बात करते हैं गुरु जी, इन निरक्षीय की बात कर लीजिए एक बार, तो वो कितना होगा, सवाल है इन निरक्षीय की बात करते हैं, इन निरक्षीय बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और p बट्टे क्या r³ होगा। लेकिन गुरुजी ये क्या होता है, ये एंटी पैरेलल होता है, प्रति समांतर होता है। ये सब बात आप याद रखो, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो कहां दिया गया है, आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p है ना, 2p नहीं p बट्टे r³, p बट्टे r³, p बट्टे r³, ऑप्शन नंबर कहां, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा।
देख रहे हो विनोद ऑब्जेक्टिव कैसे बन रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी अच्छा से पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा। आप अभी कहोगे गुरु से अगर थ्योरी अच्छा से पढ़ लिया ना तो मतलब थ्योरी के बाद कुछ भी नहीं बचता, सब बातें बेबुनियादी बातें हैं, बस सारा का सारा जो पॉइंट है वो थ्योरी पर ही है। वो कहाँ है? थ्योरी पर ही है। कहता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता सुदूर बिंदु, ध्यान रखना सवाल क्या दिया गया है। कहता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर मतलब बिंदुओं के लिए जिनकी आर की अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा इन सवाल को जरा सा देखो, इन दोनों में ई अक्षीय या ई निरक्षीय को देखो, इन दोनों में देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई का मान है, किसका मान है? ई का जो मान है, ई का जो मान है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं। मतलब यहां पर भी आर क्यूब, यहां पर भी आर क्यूब, तो वही बात हमको यहां पर कह दिया है, वही बात यहां पर कह दिया कि हमें ई का मान क्या होगा तो 1/r³ होगा। क्या होगा? 1/r³ होगा। ठीक है जी, 1/r³ होगा। चलिए 42 हो गया। 43 पे चलते कहते विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई होता है, और फाई ई इक्वल टू क्या होता है गुरुजी? वेक्टर ई डॉट क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका एक मात्रक क्या लिख सकते हो? न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। एक मात्रक ये या गुरुजी वोल्ट मीटर, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी मात्रक होगा देख लो। तो कहता है वोल्ट मीटर दिया गया ऑप्शन में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर आपका क्या? सी सही जवाब है। इसलिए आपको हमने सारा बात पूरा डिटेल में पढ़ाया था ताकि बच्चों का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे ना। नहीं तो लास्ट में पता है क्या कहते हैं? लास्ट में, शुरू में लोग अच्छे से पढ़ाते नहीं है और लास्ट में कहते हैं कि नहीं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। भाई क्वेश्चन का अप्रोच को नहीं पकड़ते हैं ना लोग। क्वेश्चन के अप्रोच पकड़ेंगे ना, उनको ये माइंडसेट होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता, उन बातों को लेकर के थ्योरी पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे एकदम से क्वेश्चंस को रटे नहीं, क्वेश्चन को समझ समझ कर लिखे, क्वेश्चंस को बना पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न मुझे क्या दिया गया है? कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है, एक गोलीय पृष्ठ है कोई दिक्कत नहीं, एक गोलीय पृष्ठ के अंदर क्या करता है? प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है। जब प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? कुछ नहीं है गुरुजी, ये गॉस का नियम को लगा देंगे, सवाल बन जाएगा। फाई बराबर क्या होता है गुरु? फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कहीं पर दिया गया है? हाँ दिया गया है, तो हम कहें क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इसका क्या है? सही जवाब है। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक है, चलिए 33 में कहता है गलत है। कहाँ बच्चों 33 में गलत है? हो गया होगा, इसको शब्दों का हेर फेर होगा। हम समझ में आ गए, ये क्या क्या होगा? रट्टा मारा होगा, शब्दों का हेर फेर नहीं लगाया होगा। तब हम बोले थे ना, इनको हम बोले थे यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया गया, गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बल दिया गया, Fg/Fe कहा गया, ना कि Fe/Fc है। भैया हम समझ गए तुम रटने वाला बच्चा हो, कंसेप्ट नहीं सुनने वाले बच्चा हो। हम समझ गए रटने वाला बच्चा हो, कंसेप्ट नहीं। एक बार पढ़ना, रस क्वेश्चन में मिलाना, क्वेश्चन मिलाना, तब पता चलेगा। बहुत हम बार बार कहते हैं कि छोटा छोटा बातें पर मोटा मोटा बातें होता है, नुक्ता के फिर से खुदा जुदा हो जाएगा, है ना। नहीं समझोगे, सब खाली रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हल्का सा कंसेप्ट बदल दिया, आप बना के आओगे। आपको हम 35 में 35 बना के लाए हैं, एग्जाम में नंबर नहीं दिया है, फिर आप जाके क्या करोगे? हड़ताल करोगे, है ना। बिहार बोर्ड बर्बाद बोर्ड फलना चिलना कहोगे। सवाल यही है। मैं देख ना टीचर पूरा साल अच्छे से पढ़ाते हैं, न स्टूडेंट अच्छा से पढ़ते हैं, और वही कहते हैं रिजल्ट में नंबर काट लिया, ही कर लिया, हु कर लिया। अभी जो बिहार बोर्ड की स्थिति है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यार। कभी जाओ 17-18 में, 17-18 में जाओ, वहां पर 30% बच्चे को ही पास करते थे। 30% बच्चे पास किए। देखना रिकॉर्ड एक बार गूगल पे सर्च करना, अभी तो 82-85% बच्चों को पास आउट कर देता भाई। अब तब लोग कहते हैं कि है ही है, हेऊ है। क्या ही कहा, होने वाला कुछ भी कह सकता है, कुछ नहीं रखा इन बातों में, होने वाला कह सकता है। लेकिन एक्चुअल में वो मेहनत ही करते नहीं, टीचर खुद नहीं मेहनत करते तो क्या बच्चे मेहनत करेंगे? ठीक है, हो करते रहते, खाली रील काटते रहते, मौज करते रहते, हो गया, काम चलता है। कहता कि किसी ये ना रील के जमाना में अब एक्चुअल में ओरिजिनल टीचर नहीं रहा। जो बात है ना, रील का जमाना में क्या, ओरिजिनल टीचर अब नहीं रहा। अब ना जो वायरल है ना, वो उतना अच्छा टीचर है। चाहे वायरल किसी प्रकार से हो, अलग बातें हैं, लेकिन वायरल तो है, टीचर अच्छा है। कहते हैं कि किसी आवेश खोखले गोलाकार, है ना। अरे भैया जब विरोध ही करना होता था, आप इमोशनल बीजीएम क्यों लगाते हैं? इस सब सिंपैथी लेने का होता है, सब सिंपैथी इज ग्रेटर देन गॉड, है ना। कहावत हम लोग पढ़े थे 7th क्लास में। ठीक है, सब बहुत माया जाल है, खैर आप लोग छोड़ो, उसको पढ़ो। कहता है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय
विद्युतीय विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है। ध्यान रखना, किस आवेशित खोखला गोलाकार चालक है, खोखला गोलाकार। तो हमने आपको बताया था कल ही, आवेश कहां पर होता है, आवेश पृष्ठ पर होता है। जब आवेश पृष्ठ पर होगा, आवेश कहां पर होगा, पृष्ठ पर होगा, इनसाइड द होलो स्फीयर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ई का मान क्या होता है, जीरो, हमने कल बताया था और इसी पर हमने चैप्टर खत्म कर दिया था। यहां पर शून्य कहीं दिया गया है, हाँ गुरुजी शून्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि वायु में स्थित एक स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, कैसे बनाओगे, बहुत आराम से बना सकते हो। किसके नियम से, आप गॉस के नियम को जरा सा याद करो। गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई का मान होता है, ये क्या होता है गुरुजी, आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। याद है ना, याद होना चाहिए। मतलब फाई ई बराबर हम लोग कह सकते हैं, फाई ई बराबर Q/ε0 कहेंगे। अब हम देखेंगे यहां पर ऐसा दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुरुजी। कैसे लिख सकते हैं, हम फाई ई को फाई ई लिखते हैं, ये क्यू रखते हैं और ε0 को ऊपर ले लेते हैं, पावर माइनस कर देते हैं। तो देखो ε0 पावर -1 कहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी इसका सही जवाब दिया गया है। ठीक है, बी इसका क्या है, सही जवाब दिया गया है। कहते एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव है। सवाल दिया गया है, एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, अब n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो n वैद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है। सवाल है कि हमें पूछा गया है, कहता है कि निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुरुजी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू इनसाइड बट्टे क्या होता है, ε0। याद है गॉस के नियम से। अब लेकिन वैद्युत द्विध्रुव है, तो सवाल है कि वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, इसको पता करो। तो गुरु वैद्युत द्विध्रुव में क्यू नेट का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब इनसाइड में 0 है, मतलब कोई नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज 0 है। जब नेट चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स क्या होगा गुरुजी, फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी 0 होगा। तो हम कहेंगे शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इस अप्रोच को पकड़ो। इस अप्रोच को अगर आप पकड़ना शुरू कर दिए तो भैया आपका आंसर गलती नहीं हो। एग्जाम में चाहे कितनों टफ से टफ क्वेश्चन पूछ दे, कितनों घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन अगर आप अप्रोच को पकड़ लिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आप अप्रोच को नहीं पकड़े हैं, अगर आपने खाली रटा है, खाली रटन विद्या पर आपने फोकस किया है, तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना, आपको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा 29 नंबर में एक बार देख लेते हैं, एक बच्चा का अपोज कर रहा है 29 नंबर में क्या दिया गया है। हमको लगता है कि 29 नंबर वही क्वेश्चन होगा जिसमें क्या है, 2 ऑप्शन दिया होगा। हम एक ही ऑप्शन में लगाए होंगे। कहाँ गया 29 नंबर, 29 नंबर, 29 नंबर, 29 नंबर। हाँ हाँ हाँ, वही 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 बात है। इसका दोनों आंसर सही है, ये दोनों आंसर सही है। ये हमको ध्यान में था कि क्वेश्चन में दोनों आंसर सही होगा। इसका बी और डी दोनों सही है। बी और डी क्या है, बी और डी दोनों सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में चलते, अगला प्रश्न मेरा क्या है, आ जाइए, है ना, आ जाइए। 29 में बी और डी दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है। कई बार दिया जाता है, इस बार भी कई सारे क्वेश्चन में बिहार बोर्ड ना 2 ऑप्शन सही कर दिया है। क्या करेंगे, ये भी थोड़ा सा, हाँ बोर्ड में भी गड़बड़ी है। ये नहीं कि बोर्ड बहुत अच्छा है 100%, लेकिन बोर्ड भी गड़बड़ी है। कभी क्वेश्चंस अच्छा सेट नहीं करता है, कभी क्वेश्चन में गलती याद रहता है, या फिर क्या कहता है कि अभी जैसे कि सेशन स्टार्ट कर दिया, एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रोस्पेक्टस नहीं दिया है कि इस बार उसका मतलब पूरा जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, कितना ऑब्जेक्टिव। लास्ट टाइम में क्या करता है, कभी ऑब्जेक्टिव कम कर देता है, कभी ज्यादा कर देता है। ये थोड़ा सा बोर्ड का बहुत बड़ा कमजोरी है। भले कि एग्जाम का लेने में, रिजल्ट लेने में बहुत आगे फास्ट है, ये ठीक है, लेकिन यार एजुकेशन के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सही है, बिहार बोर्ड सर्व शिक्षा अभियान मतलब वो जो शिक्षा है, स्कूलिंग है, वो बहुत गड़बड़ है। बोर्ड एग्जाम लेने के लिए जगह सही है, लेकिन पता नहीं इसका एजुकेशन बड़ा गड़बड़ है। तो मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ है तो गड़बड़ है। ठीक है, स्कूल गड़बड़ है। कहता धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अंदर में, केंद्र मतलब अंदर में क्या होगा, क्यू का मान 0 होगा। जब क्यू का मान 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा गुरुजी, यहाँ पर क्यू बराबर क्या होगा, अंदर में क्यू का मान 0 होता है। जब क्यू का मान 0 तो ई का वाई मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब कहेंगे सर्वत्र 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 शून्य होगा। क्या होगा, सर्वत्र शून्य होगा। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह, किसे, एक आवेशित चालक की सतह
कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत या सतह के लंबवत होता है। सवाल क्या है कि एक अनंत लंबाई वाला आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अक्ष से आर दूरी पर ई का समान होता है, वो लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। ये आपको गाउस नियम का एप्लीकेशन है। कहता है यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उस स्थान पर जो वेक्टर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किस संबंध है, विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है। कहता है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान हमने अभी बताया था प्यारे बच्चों, जो फाई ई होता है। हमने क्या बोला, हमने देखा, हमने कहा कि फाई ई का जो मान होता है वो क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट है। इसका मतलब गुरुजी 1 बटे एप्सिलॉन नोट कह सकते हैं। 1 बटे एप्सिलॉन नोट कहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा, बताओ आप लोग जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताओ। तो हम कहेंगे विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मात्रक इसका क्या दिया गुरुजी, इसका मात्रक पता है, मात्रक क्या पता रहना चाहिए, ध्यान रखना। हम कहते हैं इसका मात्रक जो फाई ई का मात्रक है इससे आप निकाल लो। हम कहेंगे मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम क्या गुरुजी, मीटर स्क्वायर है। तो हम आराम से कह सकते हैं न्यूटन मतलब एम एल है ना, इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर लिखें इंटू, यहाँ पर क्या लिखेंगे गुरुजी, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। हम क्या कहेंगे इसका एम एल टी पावर माइनस 2 लिखते हैं। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर एल स्क्वायर लिख देते हैं। इंटू इंटू क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, बट्टे क्या होगा मतलब कूलम में 80 लिख देते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो एम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, एल लिखते हैं, एम एल, एल एल क्या एल क्यूब होगा, और एम एल और टी पे पावर कितना होगा, तो हम कहेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी पे पावर कितना -2 था, एक -3 होगा, -3 होगा, टी पावर -3 हो जाएगा, और ए पे पावर कितना -1 होगा, एम एल क्यूब टी पे पावर -3, ए पे पावर -1, एम एल क्यूब टी पावर -3 और ए पावर -1। ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी सही जवाब है। 53 का क्या कहेंगे गुरुजी, 53 का हम लोग कहेंगे सी सही जवाब है। एम एल क्यूब, एक मिनट, एम एल क्यूब, अरे भैया गड़बड़ हो जाता, देखा ए नहीं, इसका सी सही जवाब होगा। देखा यही ना नुक्ता आगे फिर से खुदा जुदा हो जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है। एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए सही जवाब होगा। सी ने सॉरी सी गड़बड़ था, ए सही जवाब होगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं की दिशा हाँ समझना, दिशा पूछा गया, डायरेक्शन पूछा गया है। कहता दिशा जो क्रमशः, दिशा क्रमशः क्या है, कहता द्विध्रुव का अक्षीय, अक्षीय क्या होता है, समांतर। द्विध्रुव का अक्षीय समांतर होता है, और विषुवतीय में क्या होता है, प्रति समांतर होता है। तो फिर होता है क्रमशः दिया गया, कहता द्विध्रुव की दिशा कि अनुदिश, अनुदिश बोल दिया इसका मतलब समांतर, अनुदिश बोल दिया इसका मतलब समांतर, एवं विपरीत मतलब प्रति समांतर, यही बात सही है। कहता द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, अक्ष में क्या विपरीत नहीं होता, अक्ष में समांतर होता है, या द्विध्रुव की दिशा के अनुदिश होता है, वो एक ही बात है, के डायरेक्शन में होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए इसका सही जवाब है। ए क्या है, सही। एक एक पॉइंट को देखो, हमने कितना बारीकी से आपको समझाया था। अगर हम बार बार चीजों को रिपीट करते हैं, फोकस करते हैं, इसका मतलब है कि आपको चीजों पर फोकस करना है, अच्छे से ध्यान से तैयारी करना। नहीं तो फिर क्या होता, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बस गया आयाराम गयाराम, मतलब कहानी खत्म। कहते हैं कि वैद्युत स्थितिकी बल एक केंद्रीय बल है, और है क्योंकि, क्यों आखिर केंद्रीय बल है, सवाल है कि स्थिर वैद्युत बल जो है वह केंद्रीय बल है। क्यों केंद्रीय बल है, कहता है कि यह दो आवेशों को केंद्र को मिलाने वाले रेखा का अनुदिश कार्य करता है। एक्चुअल में केंद्रीय बल का तो यही परिभाषा होता है, यही कंसेप्ट है। कहता दो बिंदुवत आवेश को आरोपित है, नहीं ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन कार्य करता नहीं। तो हम कहेंगे यह जो है, जो वैद्युत बल है, जो कूलॉम बल है, वो वैद्युत बल तो है ही, साथ ही साथ क्या केंद्रीय बल है। और केंद्रीय बल होने की वजह क्या है, क्योंकि यह दो आवेशों को केंद्र को मिलाने वाले रेखा का अनुदिश कार्य करता है, इसीलिए हम कहेंगे केंद्रीय बल है। चलिए अगला प्रश्न में कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कितना 100 नैनो कूलम आवेश है, क्यू का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर क्यू का मान 100 नैनो कूलम दिया गया है। 100 नैनो कूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लो, कितना लिखोगे, 100 क्या लिखो, 100 गुना 10⁻⁹ कूलम हो गया, ठीक है। कहता कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू बराबर क्या होगा, सॉरी एन बराबर क्या जानते हो, क्यू बट्टे ई
क्यू बटे ई। क्यू का मान कितना, 100 गुना 10 पे पावर कितना, 100 गुना 10 पे पावर माइनस 9 दिया गया है, बट ई का मान कितना, 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 दिया गया है। अब करो क्या, आराम से सॉल्व कर लो, इसका दशमलव हटा के यहाँ पर 10 लिख लो, इसको कटा दो, 10 पे पावर कितना माइनस 10 बचेगा, है ना। तो इसको आप कटा दो, कितना 100 में तो 6.25 आएगा। तो आप n बराबर कितना लिखोगे, 6.25 लिखोगे। उसके बाद कितना होगा, उसके बाद इसको ऊपर ले जाते हो तो 10 पे पावर कितना था, माइनस 10 था, एक और पहले था 10 पे पावर 11, कितना होगा 10 पे पावर 11 हो जाएगा। देखो 6.25 गुना 10 पे पावर 11 कहीं दिया गया है, हाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी सही जवाब होगा। तो आराम से बना सकते हो क्वांटी आवेश को क्वांटमीकरण से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच बल क्या होगा। सवाल कहता है दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी करते हैं, सवाल है दूरी दोगुनी करेंगे तो बल का मान क्या होगा। तो बल और दूरी के बीच में कैसा संबंध है गुरु, बल और दूरी के बीच में जो संबंध है व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में कहता है कि दूरी को r को क्या करो, आप 2r कर दो, क्या कर दो, r को आप 2r कर दो। जब r को आप 2r करोगे तो फिर नया बल क्या होगा, नया बल आप f डैश मान लो, f डैश का जो होगा, f डैश क्या होगा गुरुजी, 1 बट्टे हम कहेंगे 2r का वर्ग करते हैं, इसका स्क्वायर करिए, 2r का वर्ग करेंगे, 1 बट्टे क्या कहेंगे 2r का आप वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो f डैश का मान कितना होगा गुरुजी, f डैश का 1 बट्टे मतलब f डैश जो है, f डैश जो समानुपाती होगा 1 बट्टे क्या होगा 4r स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एफ डैश समानुपाती हम क्या कहेंगे, या आपको नियतांक को हटा के तब डायरेक्टली लिख लो बराबर करके, तो आप कहोगे गुरुजी 1 बट्टे हम लिख सकते हैं 1 बट्टे क्या होगा 4r स्क्वायर। अब ये 1 बट्टे 4r स्क्वायर का आप अलग कर लो, एफ डैश, ये एफ डैश है बराबर क्या लिखो, बराबर ही कर देते सब में, चलो सब में बराबर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, समझने के लिए सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अब करो क्या, यहाँ पर जो है 1/4 को आप अलग कर लो और 1/r स्क्वायर का मान कितना f है, तो यहाँ पर f लिख लो। तो आप कहोगे f डैश बराबर जो होगा वो क्या होगा, f बट्टे क्या होगा, f बट्टे मतलब 1/4 होगा, क्या हो गया 1/4 हो गया, मतलब 1/4 हो गया, तो चौथाई हो जाता है, क्या होता है चौथाई हो जाता है। तो सवाल को आप डायरेक्ट रटोगे कैसे ये आंसर आओगा, ये पता करना होगा ना। आप क्या करो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे आंसर, आखिर आंसर कैसे यहीं पर कह दिया, ये तो दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए और आवेश को आधा कर दिया जाए, सवाल बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। तो इसलिए रटना पॉसिबल नहीं हो सकता फिजिक्स में, समझना होता है। हम रटेंगे तो हमसे भी नहीं बन पाएगा सवाल, हम समझ रखे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए समझने पर ज्यादा फोकस कीजिए। एक बार नहीं समझे 3 बार 3 बार 4 बार समझिए, कंसेप्ट पे लगाइए, मेहनत करिए, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कहता है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेशों जिनका प्रत्येक का मान कितना है, 1 कूलाम है, प्रत्येक का मान कितना में दिया गया है, 1 कूलाम दिया गया है। कहता है उनके बीच बल, अगर 1 कूलाम है तो लगने वाला बल का मान कितना, 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन होता है। आप इसे कैलकुलेट कर भी कर सकते हो, किससे, कूलाम के नियम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एफ का मान कितना होता है, एफ का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद गुरुजी क्या होता है Q1 और Q2 बट्टे क्या होता है R स्क्वायर। सवाल में कह दिया कि 1 मीटर, R का मान 1 है, तो आप लिख दो यहाँ पर F बराबर 9 गुना 10 पावर आप 9 दे दो। Q1 का आप यहाँ पर लिख दो, Q1 का मान कितना है 1 गुना 1 लिख लो, बट्टे क्या 1 का स्क्वायर कर दो। इनको सॉल्व करोगे 9 गुना 10 पावर कितना होगा 9 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो गया, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। कहते हैं एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या है, सवाल है कि प्रोटॉन कैसा पार्टिकल्स है, सवाल है प्रोटॉन कैसा पार्टिकल्स है। ग्रुप प्रोटॉन जो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, मतलब क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। बल किधर लगता है, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। और फिर कहता है एक इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन क्या है गुरु जी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ये क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। जब निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इसमें जो बल लगता है क्षेत्र के विपरीत लगता है। क्या लगता है, क्षेत्र के विपरीत बल किधर लगता है, क्षेत्र के विपरीत लगता है, ये समझना है। अब कहता है कि स्थिर है तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा, बराबर होंगे, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लग रहा है और प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, तो बराबर नहीं। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन बल बराबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे बलों का परिमाण बराबर होगा लेकिन बल बराबर नहीं होगा, क्योंकि दिशा है ना, बल एक क्या, एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो दोनों अलग अलग बातें हो गया। चलिए
60 नंबर मात्रा और क्वेश्चन लगाना है। 60 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले समझो मात्रक कौन कौन है। न्यूटन प्रति कूलम मात्रक है, वोल्ट प्रति मात्रक है, जूल प्रति कूलम। ये जूल प्रति कूलम जो है, जूल प्रति कूलम पट्टे क्या गुरुजी, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम क्या लिखा है, जूल प्रति कूलम लिखा है, इंटू प्रति मीटर लिखा है। ये जूल प्रति कूलम को वोल्ट लिख सकते हैं और प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये भी हो गया मात्रक। इसका मतलब गुरुजी ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है। तो जूल प्रति कूलम ये मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है, ये विभव का मात्रक है। तो नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न में हमें क्या कहता है, कहता है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है। सवाल है कि वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करेगा, तो कोई आवेशित कण को ही विक्षेपित करता है। आवेशित कण, अब आवेशित कण कौन कौन से ये पता करो आप लोग। आवेशित कण चार्ज पार्टिकल्स को ही, चार्ज पार्टिकल्स को ही वैद्युत है ना, आवेशित कण, आवेशित कण को ही विक्षेपित कर सकता है। आवेशित कण में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और अल्फा कण आता है। ये सब क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। अब जब चार्ज पार्टिकल्स है तो किसको, एक्सरे, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन ये निठल्ला है, कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद अल्फा कण पे चार्ज होता है, गामा कण पे कोई चार्ज नहीं होता। मतलब विक्षेपित कर सकता है किसको, अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। क्योंकि अल्फा कण पर आवेश कितना होता था, हमने कल ही की आज ही बताया, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो अल्फा कण पर आवेश की बात करते हैं। कण की आवेश, आवेश कितना होता है बताओ, अगर आवेश जो होता है वो क्या था, +2e होता है। कितना था, +2e है। ये सारा बात आपको याद रखने की जरूरत है। कितना बात मुझे याद है, आप समझ पा रहे हो हम कितना बात बोल रहे हैं, कितना बात हम बोल पा रहे हैं, कितना बात आपको आना चाहिए। तब आप देखो फिर स्कोर नहीं होता, टॉप आप करते हो कि नहीं करते हो, बिल्कुल टॉप करोगे। बस अर्थ थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओगे तो सब कुछ होगा। हार लोगे हिम्मत तो फिर कुछ नहीं होगा, हिम्मत हार लोगे तो कुछ नहीं होगा। आवेश के रेखीय घनत्व को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, डी क्यू अपन क्या होता है, डीएल होता है। मात्रक क्या गुरुजी, कूलम प्रति मीटर। क्या होगा, कूलम प्रति मीटर। क्या होगा, कूलम प्रति मीटर होगा, कूलम प्रति मीटर। कूलम प्रति मीटर कह दिया। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए इसका सही जवाब है। वैद्युत आघूर्ण का वेक्टर है, वेक्टर है क्या, सदिश। वेक्टर मतलब क्या है, एक सदिश है। क्या एक सदिश है, सदिश होता है। कहता है जिसकी दिशा क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव कहीं दिया गया है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। हमने आज ही तो बताया था वो फॉर्मूला वाला क्लास में, है ना। फॉर्मूला वाला क्लास से बहुत सारा आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। प्रश्न दिया गया है, कहता है एक अल्फा कण है, अल्फा कण है ना, 15 गुना 10⁴, 15 गुना 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाला बल का मान पूछा गया, एफ का मान हमसे पूछा गया है। कैसे बनाएंगे, आराम से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। हमको यहाँ पर जो अल्फा कण का ई का मान कितना दिया गया, देखो ई का मान हमें दिया गया है, ई का मान हमें कितना दिया गया है गुरु, 15 गुना 10⁴ कितना, 4 न्यूटन प्रति कूलम दिया गया। ठीक है, 4 न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है। अब कहता है कि इस पर लगने वाला बल F का मान कैलकुलेट करना है। F का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, F बराबर क्या सूत्र होता है, तो हम F बराबर फॉर्मूला था Q इंटू E होता है। लेकिन यहां पर सवाल में दे दिया अल्फा कण, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो हम कहेंगे अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो हम कहेंगे 2E होता है इंटू क्या, यहाँ E होगा। तो यहां पर क्या करो, इसको सॉल्व करो। एफ बराबर क्या लिखो, 2 लिखो। ई का मान कितना, 1.6 गुना 10⁴ कितना, -19 कूलम। और इसका ई का मान कितना है, 15 गुना 10⁴ कितना, 4 है। तो यहाँ पे लिख लो 15 गुना 10⁴ लिख लो, है ना। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। एफ का मान कितना होगा, 16 गुना 32 मतलब 3.2 होगा। और गुना कितना, 3.2। और गुना कितना होगा, गुना गुरुजी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.2 गुना 10⁻, -19 हो गया। उसके बाद कितना, मतलब 15 गुना 10⁻ कितना गया, 4 हो गया। 3.2 को गुना करो 15 से, कितना होगा, 480। हाँ 480 होगा, ठीक है। एफ बराबर कितना होगा, तो गुरुजी हम कहेंगे मतलब 480, 480, 480, 480 गुना कितना होगा, 10⁻−19, 10⁴ तो हम कहेंगे 10⁻ कितना गुरुजी, 10⁻ होगा 15 4 19 मतलब 10⁻−15 होगा। हम इसको राउंड ऑफ करके इधर इस ये भी लिख सकते हैं, अगर हमको ऑप्शन में दिया रहता हम ये भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको क्या करेंगे, हम इधर लाएंगे। हम इसको इधर लाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एफ का जो मान होगा, हम 1 2 अंक इधर लाते हैं, 1 अंक इधर लाते हैं, 1 अंक इधर लाते हैं, ठीक है। हम 1 अंक इधर लाएंगे, ठीक है, 1 अंक लाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमको। अच्छा इनको आप कैलकुलेट करो तो कितना होता है, ये 15 गुना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ना इसका डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, डेसिमल हटाएंगे,
एक बार आप लोग कैलकुलेट को डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पर 10 लेते हैं, 10 10 10 32 गुना 15 करेंगे तो हमको कटाते इसे 10 पावर कितना होगा, 10 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और 10 पावर 3, 10 पावर 3 करते हैं, एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ का मान हमको मिलेगा 32 गुना 15, 32 गुना 15 करते हैं, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमको कितना, 10 पावर हो जाएगा हमको माइनस, है ना, -16, -16 हो जाएगा। ठीक है, 10 पावर -16। अच्छा एक मिनट, यहाँ 15 लिख देते हैं, गुना 10 पावर कितना लिखते हैं, -16 लिखते हैं। अब इसको हम लोग 480 लिखेंगे। ठीक है, 480 अब होगा, ये 15 गुना 32, 480, 480, 480 और गुना 10 पर कितना, -16 है। हम इधर लाएंगे दशमलव को, f बराबर कितना लिख सकते हैं, 4.80, 4.80 लिख सकते हैं, गुना 10 पावर -14 लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन में हो गया, 4.8 है, 4.8 गुना 10 पावर -14 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए इसका सही जवाब। हल्का सा कैलकुलेटिव है, कभी कभी कैलकुलेटिव सवाल भी आता है तो आप कैलकुलेटिव भी कर सकते हो, कैलकुलेटिव भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए 64 हो गया, मात्र आपको 10 क्वेश्चन और लगाना है। 10 क्वेश्चन के बाद प्यारे बच्चों आपको हम पूछ लेंगे आपका कितना सही हुआ है, और फिर आपको हम छोड़ देंगे। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी बल कितना होगा। बल पूछा गया, फोर्स पूछा गया है। एफ नेट का मान कितना होता है गुरु, एफ नेट का जो मान होता है, टोटल बल या कुल बल 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न में चलते हैं कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। सवाल है कौन मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या मात्रक है, हो गया 66 हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं, कहता दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर कोई नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन आपका क्या रिपीट हो गया। चले अगला प्रश्न में चलते हैं, कहता दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल जो दूरी के साथ बदलता है, कैसे बदलता है, दूरी के साथ क्या बदलता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ जो होता है दूरी के साथ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r²। क्या होगा, 1/r²। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी सही जवाब होगा। चलते हैं, कहते हैं किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, किसके, मूल आवेश से। मूल आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम से क्या होता है, कम नहीं हो सकता किसी भी वस्तु पर। ये तो आवेश का क्वांटमीकरण है, आवेश का क्वांटमीकरण तो ये नहीं कहता किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश से कम नहीं हो सकता है। डीवाई किसका मात्रक है, तो गुरुजी डीवाई जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, किसका मात्रक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। कहता साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। एक साबुन का बुलबुला है और उनको आवेशित कर दो, क्या करो, आवेशित कर दो। जब आवेशित करोगे गुरुजी वहां पर क्या होगा, समान प्रकृति का आवेश फैलेगा। क्या करेगा, समान प्रकृति का आवेश होगा। जब समान प्रकृति का आवेश होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा ये क्या होगा, फैलेगा। क्या होगा, फैलेगा। फैलेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा। जब फैलेगा तो हम कहेंगे उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। फैलने के बाद उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर है ना एक बल युग्म अधिकतम, कहता है कि बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि अक्ष और है ना, जबकि अक्ष और क्षेत्र के बीच कोण कितना होना चाहिए। सवाल है कि हमको बल आघूर्ण का मान अधिकतम पता करना है, तो टॉ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। हम कहते हैं कि टॉ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। अब यहां पर टॉ मैक्सिमम कब हो सकता है, हम थीटा का मान कितना रखेंगे कि टॉ मैक्सिमम होगा, क्या 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम तो होगा नहीं। फिर कहता है 90 डिग्री, हम देखते हैं यहाँ पर रख करके टॉ का मान यहाँ पर लिखते हैं पी, टॉ बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पीई लिख सकते हैं, साइन कितना लिख सकते हैं, साइन 90, साइन 90 का मान 1, मतलब टॉ बराबर क्या हो गया, पीई। और ये जो पीई है ये तो अधिकतम आ गया है, ये क्या अधिकतम, यही तो मैक्सिमम। मैक्सिमम मुझे कब मिला, जब थीटा मेरा 90 हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही जवाब होगा। क्या होगा, बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न में कहते हैं किसी वस्तु का आवेश का कारण क्या हो सकता है। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो आवेशित होने का कारण क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण है, प्रोटॉन का स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ये क्या है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मेन, हमने बोला था ना इलेक्ट्रॉन ही मेन गुंडा है। हमने क्या बोला था आपको, इलेक्ट्रॉन ही मेन जो है ना, मेन विलन क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, वस्तु आवेशित हो जाता है। कहीं पर इलेक्ट्रॉन गया तो ऋणावेशित, जहां से गया धनावेशित। तो मेन फंडा किसमें होता है, मेन फंडा होता है क्या, मेन फंडा होता है इलेक्ट्रॉन में ही।
सवाल 73 हो गया। 74 नंबर सवाल में चलते हैं। 74 में क्या कहते हैं बताइए आप लोग। कहते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ घिरा हुआ है। ध्यान समझना, वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है। जब ये द्विध्रुव दिया गया तो समझना कि इसका क्यू नेट का मान 0 होगा। क्या होगा? क्यू नेट का मान 0 होगा। कहता है कि पृष्ठ का कुल फ्लक्स कितना होगा। जब हम बात करते हैं किसकी, हम गुरु जी क्यू नेट की मान की बात करते हैं। क्यू नेट बराबर कितना? 0 होगा। जब क्यू नेट 0 हो ही गया है तो हम लोग फ्लक्स की मान क्या करेंगे गुरु जी? फ्लक्स कहेंगे क्यू नेट बट्टे 0, मतलब क्यू बट्टे क्या था? क्यू नेट या क्यू नेट बट्टे क्या था? 0 होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मान 0 बट्टे एप्सिलॉन नॉट, मतलब गुरु जी फ्लक्स फाई का मान कितना होगा? हमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहता कितना होगा? कहता 0 होगा। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी सही जवाब होगा। चलिए, कहता है किसी आवेशित चालक के नजदीक, ध्यान रखना शब्दों पर ध्यान देना, आवेशित चालक की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? कहता किसी आवेशित चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? क्या सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, या सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, या सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, या 0 होगा? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दो। आप लोग क्या करना, इसका जवाब कमेंट में देना। अभी नहीं, आप क्लास खत्म होने के बाद क्या करना, इसका जवाब कमेंट में आंसर देना। हम देखेंगे कितने बच्चे क्या करते हैं, सही जवाब दे पाते हैं। हम चेक करेंगे और जिसका सही जवाब होगा उसको हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो अब बताओ 75 या 74, मान लो 74 में आपका कितना सही हुआ है? 75 या 74 में कितना सही हुआ मुझे बताओ। 75 या 74 में आप लोगों को कितना सही हुआ है मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। हमने बीच में शायद भूला गया तो वो गिनने के लिए, लेकिन हम आप लोग गिनते होंगे तो मुझे पता चल गया आप लोग गिनते होंगे। ठीक है, 75 या 74 में आपका कितना सही हुआ जल्दी से मुझे बताओ। फटाफट आप लोग मुझे बताओ कि 75 या 74 में कितना सही हुआ। 73 बटे 75, अरे भाई क्या बात है, 60 है ना। सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। ये तो कहते हैं ना कि झूठ बोलेगे कौवा काटेगा, है ना। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो, मैं मायके चली जाऊंगी तू देखते रही हो। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, बता रहे हैं। सही सही बताना कितना सही हुआ है। ठीक है ना। सही सही बताओ कितना सही हुआ है। सही सही 70, 71, 70, 73, 53, 66, 40। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 66, 64 है ना, 47। अच्छा, आप लोग को क्या करते हैं, आप लोग को एक दो काम अभी देंगे। ठीक है, क्या काम देंगे? सबसे पहले आप लोग क्या करना, अभी जब क्लास खत्म होगा, अभी नहीं क्लास खत्म होगा, थोड़ा सा इतना देर समय मैंने आपके लिए दिया है, आपको भी थोड़ा समय देना है। जब क्लास खत्म होगा मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, आपका 70 में कितना सही हुआ, कितना सही हुआ है, कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट करना। कितना सही हुआ आप लोग ये कमेंट करना। एक बात हो गया। दूसरा कमेंट करना है आपको कि जो 75 नंबर का क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को कमेंट करना है। और सबसे जबरदस्त कमेंट, ये दो कमेंट तो आपके लिए हैं, एक कमेंट आप मेरे लिए करना। ठीक है, एक कमेंट आप मेरे लिए करना। हम देखते हैं कितने बच्चे मेरे लिए कमेंट करते हैं कि क्लास, आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा, आज का जो क्लास है, क्लास कैसा रहा या कैसा लगा, आप लोग आज की क्लास के बारे में हमें जरूर कमेंट करना। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपका क्लास, आज की क्लास आपके लिए बहुत पावरफुल रहा है और बहुत मजा आ गया होगा क्लास में, है ना। अब प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे, हम जो है आंसर, ये तो है, ये क्वेश्चन को टेस्ट लगाएंगे एप्लीकेशंस पे। तो सैटरडे या संडे के इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाइए। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, या पैनल पीडीएफ से नोट्स से आप रिवीजन कर लीजिए। तो हर एक एंगल से आप फिट हो जाइए, तैयार रहिए। आप छोटे मोटे बच्चे नहीं, आप 12th के बच्चे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर गेहूं काटने के सीजन, आप लोग गेहूं काटने के लिए नहीं जाते हो। नहीं तो कहना ना, खास करके जो मतलब बहना लोग होती है ना, वो कहते हैं गेहूं काटने के लिए चले जाते हैं। वो कहती है कि मैं जो है ना, कहती है खुद को खुद ही में बांट लेती हूँ, खुद को खुद ही में बांट लेती हूँ, मम्मी आज पढ़ाई नहीं करूंगी, आज खेत में गेहूं काट लेती हूँ। तो गेहूं नहीं काटना है आप लोगों को। ठीक है, पढ़िए, मेहनत कीजिए। बाकी मम्मी लोग तो गेहूं कटवाइए लेते, गेहूं कटवाती है, बैगन कटवाती है, कद्दू कटवाती है, आलू कटवाती है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, गेहूं काटने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपको गेहूं काटने के लिए जो है कहती भी तो कहिए कि हमारा वाला वीडियो लास्ट में दिखा दीजिए, सर बोले गेहूं नहीं काटने के लिए, पढ़ने के लिए। एक साल आप लोग पढ़िए ना, मेहनत कीजिए ना। एक साल अब कहाँ बचा है, मोटा मोटी 10 महीना बचा हुआ है। ठीक है,
आप फरवरी में आप लोग एग्जाम है, 2 जनवरी, इधर जनवरी, इधर ये आपका चली गया है अप्रैल है, तो मतलब इधर आपका 8 9 महीने तो पढ़ना आपको। हम 10 महीने तो बहुत बोले, 9 महीना ही तो पढ़ना है, 9 या 70, मोटा मोटी 270 दिन पढ़ना आप लोगों को। फिर उतना मेहनत कर लो, बस रिविजन अच्छा से हो जाएगा, तैयारी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका आंसर कितना सही हुआ ये भी कमेंट कीजिएगा, और 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी आप सब मतलब दीजिएगा। जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं क्लास लाइक कीजिए, जो बच्चे लास्ट में सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, आई होप आपसे की क्लास आज बहुत अच्छा रहा होगा आप सबों का। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।